नमस्ते बच्चों। कालीबंगा सभ्यता के प्रथम भाग का मैंने वर्णन कर दिया था। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि कालीबंगा खुदाई 60 मीटर तक की गई और इस 60 मीटर के दौरान मीटर में 7 परतों का स्पष्ट अवशेष मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि ये सभ्यता बनी और बिगड़ी, और हर सभ्यता ने अपने नए जो चिन्ह थे वो छोड़े हैं। उसी के जो महत्वपूर्ण चिन्ह हैं उसमें नगर निर्माण, भवनों का निर्माण इत्यादि है, जो कालीबंगा की दूसरे काल की सभ्यता के दूसरे भाग में इसको सम्मिलित किया गया है। नगर निर्माण, जैसा कि सामान्यतः नगर निर्माण होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो पूर्णतः सुनियोजित होता था और इसमें परकोटे के भीतर नगर बसा हुआ था और उस नगर की बसावट शतरंज पट्ट की भांति थी। नगर की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 239 मीटर, परंतु उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अभी तक ठीक से पता नहीं चल पाया है। उत्खनन में अभी 8 ही मार्ग पाए हैं। 5 मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर गए हैं, 3 मार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर। मार्गों की चौड़ाई 5x5 दिखाई देती है। सड़कों का पक्का बनाने का प्रयास किया गया था। मार्गों के सुनियोजन से यह पता चलता है कि यह मार्गों की व्यवस्था और देखरेख में कोई केंद्रीय सत्ता कार्य करती होगी। अभिजात्य वर्ग की बस्ती यानी व्यवस्था सुविधाजनक थी। साधारण मार्गों पर भी सवारियां दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से सड़कों के कोनों पर रक्षा स्तंभ लगे मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि कालीबंगा में नगर निगम के अनुरूप कोई संस्था कार्य करती होगी। सड़कों के निर्माण में कुछ अंतर मिला है। पहले की बनी सड़कें कच्ची थीं, जबकि बाद में बनी सड़कें मिट्टी के पिंडों से पक्की बनाई गई थीं। परंतु कालीबंगा में मोहनजोदड़ो की भांति पानी के निकास के लिए नालियों के अवशेष नहीं मिले। मकान के परनाले लकड़ी अथवा पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और उनका निकास सड़क में दबाए गए मृदु भांडों से बनाए गए शोष गर्तों में रखा जाता था। यानी ये सोकिंग पिट थे जो बरसाती पानी को अपने अंदर ले लेते थे। भवनों का जो निर्माण था वो जो था इस तरह से था कि प्रत्येक मकान का निकास कम से कम 2-3 मार्गों पर होता था। प्रत्येक मकान के आगे चबूतरे होते थे। भवनों में पकाई गई ईंटों की फर्शें मिलती थी। मकानों में का गंदा पानी निकालने हेतु मिट्टी के गोल बर्तनों को नालियाँ बनाई होती थी। गोल बर्तनों से पानी स्रावित होने के कारण वह आंगन व कमरों में नहीं फैलता था। एक मकान का फर्श पक्की मिट्टी की खपरेलों से बना मिला है, जिसकी क्षमता सैंधव सभ्यता के प्राप्त अवशेषों से की जाती है। मकानों की छतों भी कच्ची मिली हैं। लकड़ी की बल्लियां लगाकर उन पर खपरेल व केवड़ों की परत डाल दी जाती थी। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली हैं। मकानों में चूल्हे भी मिले हैं। चूल्हों की विशेषता यह है कि धुआं निकलने हेतु उनमें विशेष प्रकार का छेद बना दिया जाता था। कई मकानों में कुएं भी प्राप्त हुए हैं। तो ये इनके सुनियोजन को स्पष्ट दर्शाते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि दूसरा टीला कुछ छोटा है
वहाँ उसके मैदान को चौसर करने के लिए विशाल कमरों का भवन बनाया गया था। इस भवन की दीवारें चौड़ी और चारों तरफ खाई के भी अवशेष मिले हैं। संभवतः वह भवन की सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग रूप से ही बनाया गया हो। इस भवन में एक कुआं मिला है। इसका आंगन भी पर्याप्त विस्तृत था। संभव है कि विशाल भवन कालीबंगा की व्यवस्था के लिए केंद्रीय भवन था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का यह कहना है कि संभवतः सरस्वती नदी के क्षेत्र की सत्ता का यह प्रमुख केंद्र रहा। मिट्टी के बर्तनों का जहाँ तक सवाल है, वो पर्याप्त संख्या में मिले हैं, जिसका मैंने पूर्व में वर्णन किया है। और ये लगभग हर विनाश के पश्चात जो भी निर्माण किया गया उसमें हर बार मिट्टी से निर्मित मृदु भांड की काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। और ये इनमें इनकी विशेषता है कि खाना बनाने से लेकर अनाज को रखने या उसको छानने के बर्तन तक मिट्टी से निर्मित होते थे। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठान में भी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कुछ जो मृदु भांड है उन पर ज्योमेट्रिक वृत्त जालक इंटरसेक्टिंग सर्कल्स का निर्माण किया गया है, जो आज भी हमारी जो मठियाँ खरीदने जाते हैं कुंभकार्ण से, वहाँ पर इस तरह की चित्र शैली देखने को आज भी मिलती है। इसके अलावा जो उत्खनन में उपकरण प्राप्त हुए हैं वे चकमक पत्थर के लंबे फल, तांबड़े पत्थर, जैस्पर स्टेटिक के पत्थर, तांबे की मणियाँ, मिट्टी से निर्मित चूड़ियाँ, कड़े, टोटीदार प्यालियाँ, शंख, वेले, आभूषण, मिट्टी के खिलौने, चकमक पत्थर से निर्मित तोलने के बाट, शतरंज व चौसर की गोटियाँ, मणमूर्तियाँ, तिकोने व छोटे ढेलों से मिलते जुलते मृदु भांड और कांचली मिट्टी। सिंधु सभ्यता में मुद्राएं भी उपलब्ध हुई हैं, जो विभिन्न आकृतियाँ इन मुद्राओं में विभिन्न आकृतियाँ मुद्रित की जाती थी, जिसमें पौराणिक व वास्तविक पशुओं के चित्र चित्रित मिले हैं। मुद्राएं घिया पत्थर, तांबा व कांचली मिट्टी से निर्मित होती थी। इस प्रकार से मुद्राओं पर कुछ लिखावट भी मिली है, लेकिन वो लिखावट आज तक पढ़ी नहीं जा सके। इस कारण से इतिहास के कई अध्याय अभी खुलने बाकी हैं, क्योंकि शोध कार्य जारी है। और यदि जिस दिन ये इस जो शैली का अध्ययन कर लिया जाएगा, उस दिन हो सकता है इतिहास में और कई जानकारियाँ जुड़े। इसके अलावा दाह संस्कार करने की जो प्रक्रिया थी इस कालीबंगा में, वे दुर्ग से 300 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जो ये साबित करता है कि प्रारंभ में जो दाह संस्कार की प्रक्रिया थी वो मिट्टी में दफनाने की थी, क्योंकि इसमें जिस प्रकार के पद्धतियाँ प्रचलन थी उस समय की शवादान की, उसमें पहला आयताकार या अंडाकार गर्तों में शव को सीधा लेटाकर दिया जाता था। वृत्ताकार गर्तों में शवादान करना, वृत्ताकार स्थिति में भी शव का शवादान किया जाता है। आयताकार अथवा अंडाकार गर्तों में मृत भांडों निष्पेक्ष यानी मिट्टी के बर्तनों में भी मृत व्यक्ति को रख कर दफनाने की पद्धतियाँ थी। दूसरी व तीसरी प्रकार की कब्रों में तो शव नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन प्रथम प्रकार की जो पद्धति थी उसमें शव मिले हैं, लेकिन इनके अवशेष तीनों प्रकार के शवाधान करने की प्रक्रिया के अवशेष स्पष्ट मिलते हैं। तो शव के पास कई कीमती चीज़ें जिससे उस मृतक का संबंध होता था वे भी
उसकी मृत शरीर के साथ दफना दिया जाता था। और बाद में उस दफनाई गई जगह पर मिट्टी से मतलब उसको बूर दिया जाता था और ऊपर कच्ची मिट्टी की ईंटों से चुनाई की जाती थी। ईंटों के अंदर की ओर प्लास्टर भी मिला है और ये स्पष्ट करता है कि बड़ी व्यवस्थित प्रक्रिया से शव का दाह संस्कार किया जाता था। हर शवादान प्रक्रिया की एक व्यवस्था थी। जैसे कि जो कब्रें गोल मिली उनमें शव के साथ कलश, थालियाँ और मृदु भांड मिले हैं, जो शव के कलश के चारों ओर रखे जाते थे। इसके अलावा जो अंडाकार और आयताकार कब्र होती थी उसमें लंबा अक्ष पहले प्रकार की कब्रों के समान उत्तर दक्षिणोन्मुख था। आज भी इसी तरह से हम जब शव को दफनाते हैं तो इसी विधि से हम रखते हैं शव को। तो ये प्रक्रिया अति प्राचीन काल से चली आ रही है। आज भी सनातन परंपरा में जहाँ दफनाने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है वहाँ पर यही विधान रखा जाता है। हालांकि सनातन प्रक्रिया में 3 प्रकार से दाह संस्कार किया जाता है। पहला दफनाकर, दूसरा जलाकर और तीसरा बहते हुए पानी में बहाकर। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं कब कब लागू हुई इसका एक अलग इतिहास है, लेकिन सर्वप्रथम दफनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी सनातन परंपरा में, जिसका उदाहरण यहाँ पर मिलता है। अब कालीबंगा का विनाश कौन सी परिस्थितियों में हुआ? अलग अलग कारण दिए जाते हैं कि ये किन कारणों से इसका विनाश हुआ, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य कारण वो बाढ़ और तूफान को माना जाता है। कार्बन 14 पद्धति के आधार पर कालीबंगा बस्ती का जो जीवन काल है वो लगभग 400-500 वर्ष निर्धारित किया गया है। और इसके अनुसार कालीबंगा का जो जीवंत काल 2450 ईसा पूर्व के आसपास का माना गया है। तो ये संक्षेप में मैंने आज आपको कालीबंगा इतिहास का दूसरा जो भाग था उसको समझाया है। कल हम पहाड़ की सभ्यता पे बात करेंगे। मैंने जो बात कही है उसको PDF से आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल रहा हूँ। धन्यवाद।